तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे अकाउंटेंसी क्लास 12 की मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में। और इस वीडियो में हम लोग अकाउंटेंसी के 30 ऐसे सब्जेक्टिव क्वेश्चन को पढ़ेंगे जो आपके इंटर की परीक्षा में 100% आएंगे। मतलब आपके इंटर की परीक्षा में इस 30 सब्जेक्टिव क्वेश्चन में से ही पूछे जाएंगे। मतलब एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं रहेंगे और आप लोगों को अच्छा खासा मार्क्स मिल जाएगा। सो आज की इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए और लाइक करके अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए जिससे आपके दोस्तों को भी फायदा हो सके। और यदि आप चैनल में नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें जिससे हमारी हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और आप उस वीडियो को सबसे पहले देख सके। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और हम लोगों का चैप्टर 1 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन, प्राप्ति एवं भुगतान खाता के दो विशेषताओं को बताइए। ये क्वेश्चन 2014 की इंटर की परीक्षा में पूछा गया था। तो इसका आंसर है यानी उत्तर, पहला, यह रोकड़ पुस्तक की तरह है। दूसरा, इसमें सभी प्राप्तियां चाहे वे आयगत हो या पूंजीगत डेबिट पक्ष में दिखाई जाती है। प्राप्ति एवं भुगतान खाता के दो विशेषताओं को बताइए। तो यह रोकड़ पुस्तक की तरह है और इसमें सभी प्राप्तियां चाहे वे आयगत हो या पूंजीगत डेबिट पक्ष में दिखाई जाती है। और हम लोगों का दूसरा क्वेश्चन, आय और व्यय खाता क्या है। ये क्वेश्चन भी 2014 की इंटर की परीक्षा में पूछा गया था। तो इसका आंसर है कि आय और व्यय खाता को लाभ हानि खाते के समान कहा जा सकता है जो एक गैर व्यापारिक संस्था द्वारा बनाया जाता है। यह लाभ हानि खाते के सिद्धांतों पर बनाया जाता है और इसके परिणाम अधिक या कमी होता है। फिर से क्वेश्चन सुन लीजिए। क्वेश्चन है कि आय और व्यय खाता क्या है। तो इसका उत्तर है, आय और व्यय खाता को लाभ हानि खाते के समान कहा जा सकता है जो एक गैर व्यापारिक संस्था द्वारा बनाया जाता है। यह लाभ हानि खाते के सिद्धांतों पर बनाया जाता है और इसके परिणाम अधिक या कमी होता है। और नेक्स्ट हम लोगों का TQ यानी टेस्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए कि वसूली खाता है। ये क्वेश्चन 2012, 2013, 2014, 2015 एवं 2018 की इंटर की परीक्षा में पूछा गया था। तो इसका आंसर आप लोगों को करना है। अगर आप लोगों को इसका आंसर पता हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें और आंसर ना पता हो फिर भी कमेंट करें, मैं आप लोगों को आंसर कर दूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देख लीजिए हम लोगों का तीसरा क्वेश्चन, आय व्यय खाता की 4 विशेषताओं को बताइए। आय व्यय खाता जो है उसकी 4 विशेषताओं को बताना है। तो इसका आंसर देख लीजिए। फर्स्ट, यह एक नाममात्र खाता है। दूसरा, इस खाते में केवल आयगत मदों को लिखा जाता है, पूंजीगत मदों को नहीं। तीसरा, इसमें केवल चालू वर्ष के ही आय एवं व्यय लिखे जाते हैं, गत वर्ष या आगामी वर्षों से संबंधित आय व्ययों को इसमें नहीं लिखा जाता है। आगे देखिए, इस खाते का शेष अधिक या कमी को प्रकट करता है। फिर से क्वेश्चन सुन लीजिए कि आय व्यय खाता की 4 विशेषताओं को बताइए। तो यह एक नाममात्र खाता है। इस खाते में केवल आयगत मदों को लिखा जाता है, पूंजीगत मदों को नहीं। इसमें केवल चालू वर्ष के ही आय एवं व्यय लिखे जाते हैं, गत वर्ष या आगामी वर्षों से संबंधित आय व्ययों को इसमें नहीं लिखा जाता है। और चौथा जो है कि इस खाते का शेष अधिक या कमी को प्रकट करता है। आप लोगों को इसको याद रखना है। और नेक्स्ट हम लोगों का चौथा नंबर क्वेश्चन, प्राप्ति एवं भुगतान खाता तथा आय व्यय खाता में अंतर बताइए। ये क्वेश्चन 2016 में पूछा गया था कि प्राप्ति एवं भुगतान खाता तथा आय व्यय खाता में अंतर बताइए। तो इसका आंसर है प्राप्ति एवं भुगतान खाता। देखिए प्राप्ति एवं भुगतान खाता में क्या है कि पहला, यह एक वास्तविक खाता है। दूसरा, यह नकद लेनदेनों का वर्गीकृत सारांश या विवरण है, इसलिए इसे गैर व्यापारिक संस्थाओं का रोकड़ खाता कहा जा सकता है। यह नकद लेनदेनों का वर्गीकृत सारांश या विवरण है, इसलिए इसे क्या कहते हैं तो गैर व्यापारिक संस्थाओं का रोकड़ खाता कहा जा सकता है। अब आगे देख लीजिए, आय व्यय खाता में आपको क्या लिखना है। फर्स्ट, यह एक नाममात्र खाता है। और दूसरा, यह गैर व्यापारिक संस्थाओं का रेवेन्यू खाता है जो लाभ हानि खाते की तरह काम करता है। तो आप लोगों को इसका आंसर कैसे लिखना होगा मैं आप लोगों को बता देता हूँ। यहाँ क्वेश्चन है कि प्राप्ति एवं भुगतान खाता तथा आय व्यय खाता में अंतर बताना है। तो आप लोगों को लिखना कैसे है, आप लोगों को जो है ना कॉपी के बीच में पहले इस टाइप का मतलब लकीर खींचना है और एक साइड आप लोगों को लिखना होगा प्राप्ति एवं भुगतान खाता और दूसरे साइड लिखना होगा आय एवं व्यय खाता। तो प्राप्ति एवं भुगतान खाता के साइड में इस दोनों को लिख देना है और आय व्यय खाता के साइड में आपको इन दोनों को लिख देना है। आप लोगों को नंबर मिल जाएंगी, एक भी नंबर नहीं कटेंगे। तो आप लोगों को देखिए चैप्टर जो 1 है हम लोगों का, तो चैप्टर 1 से आप लोगों को मात्र 4 ही सब्जेक्टिव क्वेश्चन की तैयारी करना है, ज़्यादा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और चलिए हम लोग देखते हैं कि चैप्टर 2 से आप लोगों को कितना सब्जेक्टिव क्वेश्चन की तैयारी करना है। यहाँ देख सकते हैं 5 नंबर क्वेश्चन,
साझेदारी संलेख की अनुपस्थिति में लागू होने वाली साझेदारी अधिनियम की किन्हीं 4 व्यवस्थाओं का उल्लेख कीजिए। ये क्वेश्चन देखिए 2016 में पूछा गया था कि साझेदारी संलेख की अनुपस्थिति में, यानी जब साझेदारी संलेख अनुपस्थित हो, उपस्थित ना हो, तो उस समय जो है साझेदारी अधिनियम की किन्हीं 4 व्यवस्थाओं को लिखना है। तो चलिए देखते हैं कि कौन कौन से वो 4 विशेषता है। तो आंसर देख लीजिए, पहला में लाभ हानि समान रूप में बांटेंगे। क्या करेंगे? तो लाभ हानि को समान रूप में बांटेंगे। दूसरा, किसी भी साझेदार को पारिश्रमिक नहीं दिया जाएगा। तीसरा, साझेदार के ऋण पर 6% प्रतिवर्ष ब्याज दिया जाएगा। तथा चौथा, साझेदार को पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाएगा। याद रखिएगा, क्वेश्चन हम फिर से बता देते हैं कि साझेदारी संलेख की अनुपस्थिति में लागू होने वाले साझेदारी अधिनियम की किन्हीं 4 व्यवस्थाओं का उल्लेख कीजिए। यह क्वेश्चन 2016 की इंटर की परीक्षा में पूछा गया था। तो इसका आंसर जो उत्तर जो है, पहला लाभ हानि समान रूप में बांटेंगे। दूसरा, किसी भी साझेदार को पारिश्रमिक नहीं दिया जाएगा। तीसरा, साझेदार के ऋण पर 6% प्रतिवर्ष ब्याज दिया जाएगा। तथा साझेदार को पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाएगा। याद रखिएगा, इससे आप लोगों को 2 नंबर या फिर 5 नंबर मिल जाएंगे। और नेक्स्ट देखिए हम लोगों का 6 नंबर, साझेदारी संलेख क्या है। ये क्वेश्चन देख सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन इंटर की परीक्षा में 2010 एवं 2011 में पूछा गया था कि साझेदारी संलेख क्या है। तो इसका आंसर यानी उत्तर, साझेदारों के पारस्परिक अधिकारों एवं कर्तव्यों को निश्चित करने के लिए उनके बीच एक लिखित अनुबंध या संविदा तैयार किया जाता है, जिसे साझेदारी संलेख या फिर विल्लेख या करार कहा जाता है। देखिए साझेदारी संलेख का कितना नाम है, तो साझेदारी संलेख एक हुआ, या फिर विलेख या फिर करार कहा जाता है। आप लोग याद रखिएगा कि साझेदारी संलेख क्या है। तो साझेदारों के पारस्परिक अधिकारों एवं कर्तव्यों को निश्चित करने के लिए उनके बीच एक लिखित अनुबंध या संविदा को तैयार किया जाता है, जिसे साझेदारी संलेख या विलेख या फिर करार कहा जाता है। आगे देख लीजिए, नेक्स्ट हम लोगों का 7 नंबर क्वेश्चन, साझेदारी की परिभाषा दें। ये क्वेश्चन 2009 एवं 2010 में पूछा गया था कि साझेदारी की परिभाषा दें। तो आंसर देख लीजिए, भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 4 के अनुसार साझेदारी उन व्यक्तियों का पारस्परिक संबंध है जो किसी ऐसे व्यवसाय के लाभों को बांटने के लिए सहमत हुए हैं जो उनके द्वारा, उन सब के द्वारा अथवा उनमें से किसी एक के द्वारा संचालित किया जाता है। फिर से क्वेश्चन सुन लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि साझेदारी की परिभाषा दें। तो इसका आंसर यानी उत्तर आप लोगों को लिखना है कि भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 4 के अनुसार साझेदारी उन व्यक्तियों का पारस्परिक संबंध है जो किसी ऐसे व्यवसाय के लाभों को बांटने के लिए सहमत हुए हैं जो उन सबके द्वारा अथवा उनमें से किसी एक के द्वारा संचालित किया जाता है। इसको आप लोग जो है कॉपी में लिखकर जो है आंसर को याद करने की कोशिश कीजिए। और नेक्स्ट हम लोगों का 8 नंबर क्वेश्चन, अस्थायी पूंजी और परिवर्तनशील पूंजी में अंतर बताइए। एक क्वेश्चन 2015 में पूछा गया था कि अस्थायी पूंजी और परिवर्तनशील पूंजी में अंतर बताइए। तो इसका अंतर जब भी आप लोगों को पूछा जाएगा तो आप लोगों को क्या करना है, कॉपी का जो पेज है उसको 2 भागों में बांट देना है, मतलब बीच में एक लाइन खींच देना है और एक साइड लिखना है अस्थायी पूंजी और दूसरे साइड लिखना है परिवर्तनशील पूंजी। तो अब आप लोगों को अस्थायी पूंजी के साइड में क्या लिखना होगा, तो आंसर में देख लीजिए कि इसमें विशेष परिस्थितियों को छोड़कर पूंजी खाते का शेष व्यवसाय के संपूर्ण जीवन अवधि में अपरिवर्तित रहते हैं। दूसरा, इसमें प्रत्येक साझेदार के लिए 2 खाते रखे जाते हैं, पूंजी खाते तथा चालू खाते। और देख लीजिए परिवर्तनशील पूंजी में अब क्या लिखना है आपको, मतलब इस साइड में आप क्या लिखना है, तो परिवर्तनशील पूंजी फर्स्ट, इसमें पूंजी खाते का शेष समय समय पर परिवर्तित होते रहते हैं। दूसरा, इसमें प्रत्येक साझेदार के लिए एक एक खाता जो है वो रखा जाता है, यानी पूंजी खाता। इसमें प्रत्येक साझेदार के लिए एक खाता रखा जाता है जिसका नाम है पूंजी खाता। तो आप लोगों को इसको याद रखना है। और देखिए 8 क्वेश्चन, यानी चैप्टर 1 से हम लोगों को 4 क्वेश्चन करना था और चैप्टर 2 से भी हम लोगों को 4 क्वेश्चन करना है। आप लोगों को ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि आप लोगों को चैप्टर 3 यानी चैप्टर 3 से कितना क्वेश्चन की तैयारी करना है। तो यहाँ पे आप लोग क्वेश्चन देख सकते हैं 9 नंबर की, लाभ प्राप्ति अनुपात तथा त्याग अनुपात में अंतर बताइए। लाभ प्राप्ति अनुपात है तथा त्याग अनुपात है, उन दोनों में अंतर आप लोगों को बताना है। ये क्वेश्चन 2018 की इंटर की परीक्षा में पूछा गया था। तो फिर से आप लोगों को वही प्रक्रिया दोहराना है कि कॉपी को 2 भागों में बांटना है, एक साइड लाभ प्राप्ति अनुपात, दूसरे साइड क्या लिखना है, तो त्याग अनुपात। तो अब आप लोगों को लाभ प्राप्ति अनुपात के साइड में क्या लिखना होगा, देख लीजिए। आप लोगों को लिखना होगा लाभ प्राप्ति अनुपात वह अनुपात जिसमें एक या अधिक साझेदार अन्य साझेदारों के लाभ के हिस्से का कुछ हिस्सा प्राप्त करते हैं।
लाभ प्राप्ति अनुपात क्या है? तो वह अनुपात जिसमें एक या अधिक साझेदार अन्य साझेदारों के लाभ के हिस्से का कुछ हिस्सा प्राप्त करते हैं। और आगे देख लीजिए त्याग अनुपात क्या है? तो वह अनुपात जिसमें एक या अधिक वर्तमान साझेदार अपने पुराने हिस्से का कुछ भाग का त्याग एक अथवा अधिक साझेदारों के पक्ष में करते हैं। अगर आप लोगों को क्वेश्चन पूछा जाए, यानी आपको बोर्ड में पूछ दिया जाए कि लाभ प्राप्ति अनुपात क्या है, तो आप लोगों को आंसर करना होगा कि वह अनुपात जिसमें एक या अधिक साझेदार अन्य साझेदारों के लाभ के हिस्से का कुछ हिस्सा प्राप्त करते हैं, उसे हम लोग क्या कहेंगे? तो उसे हम लोग लाभ प्राप्ति अनुपात कहेंगे। और त्याग अनुपात किसे कहेंगे? तो वह अनुपात जिसमें एक या अधिक वर्तमान साझेदार अपने पुराने हिस्से का कुछ भाग का त्याग एक अथवा अधिक साझेदारों के पक्ष में करते हैं। तो आप लोगों को इसका आंसर इस टाइप से कर देना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और नेक्स्ट हम लोगों का 10 नंबर क्वेश्चन, संचित या एकत्रित लाभ क्या है? देखिए संचित का दूसरा नाम क्या है? तो एकत्रित। तो संचित या एकत्रित लाभ क्या है? ये क्वेश्चन 2009 में पूछा गया था। तो इसका आंसर है कि फर्म का वह लाभ जो साझेदारों में बांटा नहीं गया हो एकत्रित लाभ या फिर संचित लाभ कहलाता है। संचित लाभ क्या है? तो फर्म का वह लाभ यानी वह प्रॉफिट जो साझेदारों में अभी तक बांटा नहीं गया है उसे एकत्रित या संचित लाभ कहते हैं। और आगे देख लीजिए नेक्स्ट हम लोगों का 11 नंबर क्वेश्चन, साझेदारी फर्म के पुनर्गठन से क्या आशय है? साझेदारी फर्म जो है उसके पुनर्गठन से क्या आशय है? तो इसका आंसर देख लीजिए, ये क्वेश्चन 2014 में पूछा गया था। तो आंसर है कि जब साझेदारी के वर्तमान ठहराव में किसी भी परिवर्तन से वर्तमान ठहराव समाप्त होकर एक नया ठहराव प्रारंभ हो जाता है तो इसे साझेदारी फर्म का पुनर्गठन कहते हैं। यह क्वेश्चन आपके इंटर की परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि साझेदारी फर्म के पुनर्गठन से क्या आशय है? तो जब साझेदारी के वर्तमान ठहराव में किसी भी परिवर्तन से वर्तमान ठहराव जो है वो समाप्त हो जाता है और एक नया ठहराव प्रारंभ हो जाता है तो ऐसी साझेदारी को क्या कहेंगे? तो इसे कहेंगे साझेदारी फर्म का पुनर्गठन कहते हैं। तो 11 का देख लीजिए ये आंसर रहा। और देखिए 11 यानी हम लोगों को करना कितना था? तो चैप्टर 1 से 4 क्वेश्चन, चैप्टर 2 से 4 क्वेश्चन और जो है चैप्टर 3 यानी चैप्टर जो 3 है आप लोगों का उससे आप लोगों को मात्र 3 ही क्वेश्चन करना है, जो कि मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। और नेक्स्ट देख लीजिए हम लोगों का चैप्टर 4 यानी चौथा चैप्टर से हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन की तैयारी करना है। तो देख लीजिए चौथा चैप्टर का फर्स्ट यानी 12 नंबर क्वेश्चन, ख्याति के मूल्यांकन की आवश्यकता क्यों पड़ती है? कम से कम 3 कारण दें। देखिए क्वेश्चन 2017 में पूछा गया था कि ख्याति के मूल्यांकन की आवश्यकता क्यों पड़ती है, किन्हीं 3 कारण को बताना है। तो आंसर है निम्न परिस्थितियों में ख्याति के मूल्यांकन की आवश्यकता पड़ती है। किसमें? तो निम्न परिस्थितियों में ख्याति के मूल्यांकन की यानी रीवैल्यूएशन करने की आवश्यकता नेसेसरी यानी जरूरत पड़ती है। देख लिए पहला क्या होगा? तो जब साझेदारों के लाभ हानि खाते में परिवर्तन होता हो, जब साझेदारों के लाभ हानि खाते में परिवर्तन होता हो। दूसरा, जब फर्म में नए साझेदार का प्रवेश हो रहा हो। और तीसरा, जब कोई साझेदार अवकाश ग्रहण करता है। इन तीनों ख्याति के मूल्यांकन की आवश्यकता क्यों पड़ती है? कम से कम 3 कारण दे। तो ये रहा हम लोगों का 3 कारण। फर्स्ट, जब साझेदारों के लाभ हानि खाते में परिवर्तन होता हो। दूसरा, जब फर्म में नए साझेदार का प्रवेश हो रहा हो। तीसरा, जब कोई साझेदार अवकाश यानी रिटायरमेंट हो रहा हो यानी अवकाश ग्रहण करता है। ये तीनों कारण इसका है। तो चलिए अब हम लोग आगे की क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट हम लोगों का 13 नंबर क्वेश्चन, अधिलाभ क्या है? ये क्वेश्चन 2018 में पूछा गया था कि अधिलाभ क्या है। तो आंसर देख लीजिए यानी उत्तर, समान प्रकार के अन्य फर्मों की तुलना में एक फर्म जितना अधिक लाभ कमा रहा हो उस अधिक के लाभ को अधिलाभ कहते हैं। अधिलाभ क्या है? मतलब अधिलाभ किसे कहते हैं? सुपर प्रॉफिट जो है वो क्या है? तो समान प्रकार के अन्य फर्मों की तुलना में एक फर्म जितना अधिक लाभ कमा रहा हो उस अधिक के लाभ को अधिलाभ कहते हैं। और नेक्स्ट हम लोगों का 14 यानी 14 नंबर क्वेश्चन, औसत लाभ तथा अधिलाभ में अंतर बताइए। ये क्वेश्चन देखिए 2014 में पूछा गया था कि औसत लाभ तथा अधिलाभ में अंतर बताइए। तो इसका आंसर देख लीजिए, औसत लाभ फर्म के गत कुछ वर्षों के लाभों का औसत है, जबकि अधिलाभ सामान्य लाभ में से औसत लाभ का आधिक्य है। फिर से क्वेश्चन सुन लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि औसत लाभ तथा अधिलाभ में अंतर बताइए। तो आंसर है, औसत लाभ फर्म के गत कुछ वर्षों के लाभों का औसत है, जबकि अधिलाभ सामान्य लाभ में से औसत लाभ का आधिक्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और नेक्स्ट हम लोगों का 15 नंबर क्वेश्चन, सामान्य लाभ तथा अधिलाभ से आप क्या समझते हैं? सामान्य लाभ तथा अधिलाभ जो है उससे आप क्या समझते हैं?
तो आंसर देखिए कि सामान्य लाभ से आशय विनियोजित पूंजी पर प्राप्त उस प्रतिफल से है जो समान प्रकार के अन्य फर्मों द्वारा अर्जित होती है, जबकि अधिलाभ सामान्य लाभ से वास्तविक लाभ का आधिक्य है। फिर से सुनिए कि सामान्य लाभ तथा, क्वेश्चन फिर से कि सामान्य लाभ तथा अधिलाभ से आप क्या समझते हैं? तो आंसर यानी उत्तर सामान्य लाभ से आशय विनियोजित पूंजी पर प्राप्त उस प्रतिफल से है जो समान प्रकार के अन्य फर्मों द्वारा अर्जित होती है, जबकि अधिलाभ सामान्य लाभ से वास्तविक लाभ का आधिक्य है। और फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बता दूं कि इससे पहले मैंने जो है अकाउंट की चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 8 तक की ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व कर चुका हूं। अगर आपने उन वीडियोज को नहीं देखे हैं तो लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर देख लीजिए, या फिर आप इस वीडियो को कंप्लीट देखिए, यानी पूरा देखिए, और पूरा देखने के बाद अंत में आपको इस बॉक्स में एक वीडियो मिलेगी, वो हम लोगों की चैप्टर 8 की वीडियो होगी, तो उसे आप जरूर देखिएगा, लेकिन इस वीडियो को कंप्लीट देखने के बाद। साथ ही साथ आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए। और देख सकते हैं यहाँ कितना क्वेश्चन है, 15 यानी 15। तो हम लोगों को चैप्टर 1 से 4, चैप्टर 2 से 4, चैप्टर 3 से 3 यानी 11 क्वेश्चन उधर किए थे, और चैप्टर जो 4 है हम लोगों का, उससे हम लोगों को मात्र 4 ही ऑब्जेक्टिव नहीं सब्जेक्टिव क्वेश्चन की तैयारी करना है। और आप लोगों को एक अच्छी बात बता दूं कि आप लोगों को चैप्टर 5 जो है उससे आप लोगों को एक भी क्वेश्चन की तैयारी नहीं करनी है, ठीक है। चैप्टर 5 से एक भी क्वेश्चन की तैयारी नहीं करनी है, क्योंकि चैप्टर 5 से अब तक आपके इंटर की परीक्षा में कभी भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया है सब्जेक्टिव में। और नेक्स्ट हम लोगों का देख लीजिए चैप्टर 6 से हम लोग देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर, त्याग का अनुपात और लाभ प्राप्ति अनुपात में अंतर बताइए। एक क्वेश्चन 2015 में पूछा गया था कि त्याग का अनुपात यानी त्याग अनुपात और लाभ प्राप्ति अनुपात में हम लोगों को अंतर बताना है। तो आप लोगों को करना क्या होगा, कॉपी को फिर से 2 भागों में बांटना होगा, एक साइड त्याग का अनुपात और दूसरे साइड लाभ प्राप्ति अनुपात। तो चलिए आंसर करते हैं त्याग साइड में। तो त्याग का अनुपात यह वह अनुपात है जिसमें नए साझेदार के पक्ष में पुराने साझेदारों द्वारा अपने हिस्से का त्याग किया जाता है। इसकी गणना नए साझेदार के प्रवेश के समय की जाती है। और चलिए आप लोगों को लाभ प्राप्ति साइड में क्या लिखना होगा, लाभ प्राप्ति साइड अर्थात ये साइड। तो लाभ प्राप्ति अनुपात यह वह अनुपात है जिसमें अवकाश ग्रहण करने वाले या मृत साझेदार के हिस्से को शेष साझेदारों द्वारा प्राप्त किया जाता है। इसकी गणना तब की जाती है जब किसी साझेदार का अवकाश ग्रहण होता है या फिर मृत्यु हो जाती है। चलिए आगे देखते हैं। और नेक्स्ट देख लीजिए हम लोगों का 17 नंबर क्वेश्चन, एक अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार को देय राशि की गणना आप किस प्रकार करेंगे। ये क्वेश्चन जो है 2016 में पूछा गया था कि एक अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार को देय राशि की गणना जो है वो आप किस प्रकार करेंगे। तो आंसर देख लीजिए कि एक साझेदार जो फर्म से अवकाश ग्रहण करता है उन्हें निम्नलिखित राशियां पाने का अधिकार है। एक साझेदार जो फर्म से अवकाश ग्रहण एंड रिटायरमेंट हो रहा हो उन्हें निम्नलिखित राशियां पाने का अधिकार है। कौन सा? तो पहला है पिछले आर्थिक चिट्ठा के अनुसार पूंजी शेष, दूसरा ख्याति में उसका हिस्सा, और तीसरा संपत्ति और दायित्व के पुनर्मूल्यांकन में उसका हिस्सा। और देख लीजिए आगे, चौथा विभिन्न संचयों एवं अवितरित लाभों में उसका हिस्सा, संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी में उसका हिस्सा इत्यादि। ये पांचों चीज किसको मिलेगा? तो ये जो साझेदार मतलब अवकाश ग्रहण करेंगे फर्म से, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे देख लीजिए हम लोगों का चैप्टर 7। आप लोगों को देख लीजिए, एक मिनट। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों का जो चैप्टर 6 है उससे आप लोगों को कितना करना है, तो उससे आप लोगों को मात्र 2 ही सब्जेक्टिव क्वेश्चन की तैयारी करना है, ठीक है। और नेक्स्ट हम लोगों का चैप्टर 7 18 नंबर क्वेश्चन, मृतक साझेदार को देय राशि के लिए क्या जर्नल प्रविष्टि की जाएगी। मृतक साझेदार को देय राशि के लिए क्या जर्नल प्रविष्टि की जाएगी। ये क्वेश्चन 2014 में पूछा गया था। तो चलिए देखते हैं कि क्या जर्नल हम लोग जो है करेंगे। तो आंसर में डिसीज्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डिसीज्ड पार्टनर्स एक्सक्यूटर्स लोन अकाउंट। मृतक साझेदार को देय राशि के लिए कौन सी जर्नल होगी? तो डिसीज्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डिसीज्ड पार्टनर्स एक्सक्यूटर्स लोन अकाउंट। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट हम लोगों का चैप्टर 8 19 नंबर, पुनर्मूल्यांकन खाता एवं वसूली खाता में अंतर बताइए। पुनर्मूल्यांकन खाता एवं वसूली खाता में अंतर बताइए। तो इसका आंसर है पुनर्मूल्यांकन खाता एवं वसूली खाता में अंतर।
तो देखिए आपको फिर से क्या करना होगा, कॉपी को दो भागों में बांटना होगा, एक साइड पुनर्मूल्यांकन खाता और दूसरे साइड वसूली खाता। तो आंसर है कि पुनर्मूल्यांकन खाता एवं वसूली खाता में अंतर। तो पुनर्मूल्यांकन खाता फर्म में नए साझेदार के प्रवेश के समय, अवकाश ग्रहण या मृत्यु के समय बनाया जाता है और इसका उद्देश्य संपत्तियों और दायित्वों के पुनर्मूल्यांकन कर लाभ या हानि को ज्ञात करना है। अब लिखना आप लोगों को वसूली साइड में, यानी वसूली खाता। तो वसूली खाता फर्म के विघटन के समय बनाया जाता है। इसका उद्देश्य संपत्तियों की बिक्री एवं दायित्वों के भुगतान के बाद लाभ हानि ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन था कि पुनर्मूल्यांकन खाता एवं वसूली खाता में अंतर बताइए। तो पुनर्मूल्यांकन खाता एवं वसूली खाता में अंतर यहाँ है, तो आप लोग फिर से पढ़ देते हैं कि पुनर्मूल्यांकन खाता फर्म में नए साझेदार के प्रवेश के समय, अवकाश ग्रहण या मृत्यु के समय बनाया जाता है। इसका उद्देश्य संपत्तियों और दायित्वों के पुनर्मूल्यांकन कर लाभ या हानि को ज्ञात करना है। वसूली खाता फर्म के विघटन के समय बनाया जाता है। इसका उद्देश्य संपत्तियों की बिक्री एवं दायित्वों के भुगतान के लाभ हानि ज्ञात करना है। और आगे देख लीजिए, नेक्स्ट हम लोगों का 20 नंबर क्वेश्चन, साझेदारी के समापन और फर्म के समापन में अंतर बताइए। ये क्वेश्चन 2014 में पूछा गया था कि साझेदारी के समापन और फर्म के समापन में अंतर बताइए। तो आंसर है कि साझेदारी का समापन, इसका आशय साझेदारों के वर्तमान समझौता में परिवर्तन है। इस स्थिति में फर्म का व्यवसाय चालू रहता है। याद रखिएगा कि साझेदारी समापन और फर्म के समापन में अंतर बताने के लिए आप लोगों को फिर से कॉपी को दो भागों में बांटना होगा। एक साइड लिखना होगा साझेदारी का समापन और दूसरे साइड फर्म का समापन। आप लोगों को लिखना होगा साझेदारी वाला साइड में कि साझेदारी का समापन, इसका आशय साझेदारों के वर्तमान समझौता में परिवर्तन है। इस स्थिति में फर्म का व्यवसाय चालू रहता है। अब आप लोगों को लिखना होगा इस साइड में, यानी फर्म के समापन वाली साइड में, कि फर्म का समापन, इसका आशय फर्म के सभी साझेदारों के बीच साझेदारी समाप्त होना है। इस स्थिति में फर्म का व्यवसाय बंद हो जाता है। और फ्रेंड्स, ये हम लोगों का है पहला वीडियो, यानी सब्जेक्टिव क्वेश्चन का पहला वीडियो, फर्स्ट वीडियो। और हम लोग चैप्टर 9 से जो है आगे की वीडियो, सेकंड वीडियो यानी दूसरी वीडियो में देखेंगे। तो फ्रेंड्स, आज की यह वीडियो आप लोगों को कैसी लगी, और मैं आप लोगों को बता दूं कि जब ये वीडियो अपलोड हो जाएगी, यानी चैप्टर 2 दूसरी वीडियो जब अपलोड हो जाएगी तो आपको यहाँ पे दिख रही होगी। अगर आप लोगों को यहाँ एक वीडियो दिख रही है तो वो हम लोगों का चैप्टर, दूसरी वीडियो, चैप्टर नहीं दूसरी वीडियो है, तो उसे आप जरूर देखिए। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में यही तक, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, यानी चैप्टर 9 से लेकर आगे की वीडियो में। तब तक के लिए बाय।